जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का जो यह टॉपिक और यह वीडियो है वह आधारित है सीटेट से संबंधित है, जिसमें आज मैं आपको ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा, जो क्लास तीसरी और चौथी क्लास का जितना भी ईवीएस का ये जो पार्ट्स है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है सीटेट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 मार्क्स जो होता है वो पेडागोगी होता है और 15 मार्क्स जो होता है वो आपको कंटेंट से पूछा जाता है। ठीक है, और ये 15 मार्क्स का कंटेंट जो है उसी का चर्चा करने वाले हैं आज हम। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 3, 4 और 5 इसके एनसीईआरटी से पूछा जाता है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो संबंधित टॉपिक रहेगा क्लास 3 और 4 से संबंधित। नेक्स्ट पार्ट जो है हम 5वां क्लास का जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे और आपको उसका लिंक जो है सो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इस कंटेंट का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है मैं आपको कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपको जो भी दुविधाएं उत्पन्न होगी वह कंटेंट के साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है वो है कि मशहूर कलाकार जो है विष्णु चिंचलांकर वो सूखे पत्ते के बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि ये मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर जी जो थे वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और यह एक बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो संभावित क्वेश्चन आ सकता है उसी पर हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाया है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि विष्णु चिंचलांकर जी जो थे वो मतलब कि कौन थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं: चित्रकार, शिल्पकार, कहानीकार, साहित्यकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि चित्रकार। वह चित्र बनाते थे सूखे पत्तों के और वह रहने वाले थे इंदौर मध्य प्रदेश के। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट कंटेंट क्या है। चलिए उससे पहले देख लीजिए कि ये जो है हम आपको बता रहे हैं, आप इतना जान लीजिए कि सारा का सारा आप पॉइंट वाइज भी याद रखिए, क्योंकि एक एक इसमें सिर्फ वही पॉइंट लिखा गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए जो है आप हर पॉइंट को बारीकी से और ध्यान से ज़रूर देखें और जो हम आपको बता रहे हैं उसे सही से सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और जब आपको लगे कि यह चीज़ हमको नोट्स करने की ज़रूरत है तो आप अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो आगे आने वाले समय के लिए। तो देखिए, एक जो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप चूहे के बारे में 4 दे देगा आपको सॉरी स्टेटमेंट कि चूहे की देखने की क्षमता कम। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको पहला ही लिख दे कि चूहे की देखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो आप जो है इस पॉइंट को जो है सो गलत कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके जो है देखने की क्षमता जो है सो कम होता है, लेकिन सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता है जो बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि गांधी जी के 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और यदि यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो आप लोगों के लिए बता दें कि जब स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया था, लक्ष्य रखा गया था कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर जो है जयंती पर पूर्ण भारत में जो है सो आपको स्वच्छ भारत अभियान की तरफ सबको स्वच्छ कर दिया जाए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन उत्पन्न होगा वह क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि गांधी जी की 150वीं जयंती जो है सो कब मनाई गई थी।
वह 2019 में मनाया गया था। ठीक है, 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती जो है सो मनाया गया था। वो स्वच्छ भारत को के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि गांधी जी को दे सके, इसके लिए जो है सो 2019 का लक्ष्य रखा गया था 150वीं वर्षगांठ का। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में जो है सो क्वेश्चन निकल के आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि। यह जो टॉपिक है यह कुछ अलग अलग जगहों पर अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के खाना जो है खाया जाता है, तो उसी में कुछ जो है सो आपको बताया जा रहा है कि ये एक लड़की है, वो बोलती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। ठीक है, चलिए भाई, वो जो हांगकांग में रहती है और वह कहती है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। ठीक है, एक लड़की बता रही है। इस पर जो आधारित क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से आएगा कि लिंग हू फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाए जाने वाला एक व्यंजन है। यह निम्नलिखित में से किस चीज़ से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चमगादड़, मेढक, ऑक्टोपस। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है, वो बोली भी है, वो लड़की जी थी, वो बोल रही थी कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है और उसको जो है सो लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है, हांगकांग में इस खाना को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं कुछ और राज्यों का, जहाँ पर जो है सो कुछ अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो और अन्य राज्यों से भिन्न होता है और यहाँ की वह विशेषता है, इसीलिए इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारा का सारा जो एनसीईआरटी से संबंधित टॉपिक है। देखिए यहाँ पर एक है गोवा। अब गोवा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो गोवा में जो है नारियल तेल और समुद्री मछली की उच्च उपज है और यहाँ पर जो है सो नारियल की तेल में जो है समुद्री मछली को पकाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में समुद्री मछली या मछली को नारियल तेल में पकाया जाता है, तो इसके लिए आपको जो है सो याद रखना है कि वह राज्य गोवा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल में जो है सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वे खास तौर पर 2 चीज़ें खाना पसंद करते हैं। एक है टैपियोका, जिसको कसावा भी कहते हैं, और दूसरा नारियल। ठीक है, यह दोनों खाद्य पदार्थ जो है उनके आंगन में उगते हैं। कहाँ पे? केरल के लोगों के आंगन में उगते हैं। यदि नारियल से बनी हुई किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल में लोकप्रिय है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि यह जो है किस राज्य में, भारत के राज्य में खाया जाता है, तो उसका सही जो है आप बताइएगा कि केरल है। ठीक है, चलिए अब एक देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है और जम्मू कश्मीर की जलवायु वो ठंडी है। चलिए आपको एक चीज़ इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखना है वो खाना से संबंधित है कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। ठीक है, वैसे तो भारत के अन्य राज्यों में भी सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इसकी लोकप्रियता बहुत है। तो यह जो है सो सारा संबंधित था कि कौन से राज्य में किस तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ का फेमस ये डिश है। तो चलिए अब इससे संबंधित जो है सो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि देखिए इसमें मिलान करना है। इसमें 4 दिया हुआ है, ABCD करके। स्तंभ 1 और उसके पसंद राज्य है और उसका जो है पसंदीदा भोजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपके पास A में है हांगकांग, B में है केरल, ठीक है, C में है आपका कश्मीर और D में है गोवा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि हांगकांग में किस तरह का है, सांप से बना हुआ खाना। ठीक है, सांप का खाना जो है सो वहाँ पर पके हुए सांप का खाना, तो वो है ऑप्शन 5 में। ठीक है ना, तो A का 5 होगा, A का जो है सो 5 होगा। उसका केरल में क्या था, आप वो देखे भी थे कि उबला हुआ जो है इसको साबूदाना बोलिए या टैपी
ओका बोलिए, ठीक है। ये इस तरह से यदि बी का देखे तो 1 होगा, ठीक है ना, बी का 1। और कश्मीर में क्या था, कश्मीर में यह बताया गया था कि सरसों के तेल में जो है पकाई गई मछली यहाँ पर फेमस है, तो सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह से देखिए गोवा में, तो गोवा में जो है नारियल तेल में, तो डी का जो है सो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए का 5, तो चलिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद बात करें बी का 1, तो इसमें भी बी का 1 नहीं है, इसमें भी बी का 1 नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए एक बार पूरा फ्रेश करके देख लेते हैं कि ए का जो है सो 5 होगा, ठीक है, तो ए का 5 है। बी का देखिए 1 होगा, तो बी का 1 है। सी का देखिए कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली 2 और डी का 3, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में। मैना जो है, मैना झटके से अपने गर्दन जो है आगे पीछे करती है, ठीक है। यदि तो आपसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, ठीक है। तो झटके से आगे पीछे करने वाली पक्षी जो है वो मैना है। और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। तो यदि पूछा जाए कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है, तो वो उल्लू होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पक्षियों के पंखों की विशेषता के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, ठीक है भाई। हर बहुत पक्षी का अलग अलग तरह का पंख होता है। उनके पंख जो है उसको उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, यह भी बात सही है। और पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, चलिए ठीक है। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो आपको किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि पक्षियों की पंख की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है, तो आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि उसके पक्षियों के पंख जो है सो कभी भी नहीं झड़ते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख जो है आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट से संबंधित इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जो है सो सही से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यह जो है ब्रेल लिपि के बारे में है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इसका आविष्कार अपने आप में एक रोचक कहानी से प्रेरित हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ब्रेल लिपि उसके लिए उपयोग किया जाता है जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनको पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। यह ब्रेल लिपि जो है, ये ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। नुकीले औजार से बिंदु होता है, उसी को पढ़ पढ़ के लिखा जाता है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है वो लुई ब्रेल, फ्रांस देश का रहने वाला किया था, ठीक है। इसी ने जो है सो लुई ब्रेल का खोज किया है। इस तरह से लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जाता है, ठीक है। यह लिपि जो है 6 बिंदु पर आधारित होता है, 6 बिंदु रहता है इसको पढ़ने के लिए, इसी पर आधारित है यह लिपि। और ब्रेल लिपि जो है आधुनिक समय पे अब कंप्यूटर में भी जो आ गया है, इसको आप डिजिटली भी ब्रेल लिपि का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह सारा जो है ब्रेल लिपि के बारे में था। अभी आइए जान लेते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है, ब्रेल लिपि का जो है सो आविष्कार क्यों करना पड़ा, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई ब्रेल, वो फ्रांस देश का जो है सो रहने वाला था, ठीक है। तो 3 साल की उम्र में जब वो अपने पिता के औजारों से खेल रहा था, तो अचानक एक नुकीले औजार उनकी आँख में चोट लगी और आंखें खराब हो गई। उसके बाद उसको जो है सो बिल्कुल जो है दिखना बंद हो गया। लेकिन वह पढ़ने के बहुत जिज्ञासु थे, तो उसके कारण जो है वह एक तकरीबें सोचता रहा हमेशा। और आखिर में उसने जो है सो एक नया जो है सो खोज किया है कि किस तरह से जो है पढ़ सकते हैं। तो एक तरीका जो है निकाला कि छू कर पढ़ने का, और बाद में इसी के नाम पे इस तरह के पढ़ने के तरीका को ब्रेल लिपि का नाम दे दिया गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ब्रेल एक मोटे कागज पर उभरे हुए डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, भाई सही है। हाँ,
कि जो है ये जो है सो उभरे हुए डॉट्स जो है सो बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सही बात है, उभरा हुआ बिंदु रहता है उसी को पढ़ के जो है सो छू कर पढ़ा जाता है। ठीक है। उसका दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो कि पूरी गलत है। यह लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद है कि बिंदियों की पंक्तियों की एक नुकीली औजार से बनाया जाता है। सही बात है, नुकीले औजार से। तो पहला सही है और तीसरा भी सही है। उठी हुई बिंदिया पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन 2 गलत है और 1, 3, 4 सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 1, 3, 4 ये 2 नंबर स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 8 है, जबकि ये 6 बिंदु पर आधारित होता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो बात करने वाले हैं वो विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के घर होते हैं। ठीक है। अब उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक ये जो पहला है ये असम के घर का है। ठीक है। असम का घर है, उसके बारे में यहाँ पर आपको ऊपर में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। असम में बहुत बारिश होती है। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ घर से ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते और यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य के घर जो है सो बांस के खंभों पर खड़ा रहता है 10 से 12 फुट ऊंचा और अंदर से भी लकड़ी से बना होता है, तो आप बोलेंगे असम में ऐसा है। ठीक है। दूसरा है मनाली के बारे में। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश जो है बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है। जब ज़्यादा ठंडा हो जाती है तो तब मैं धूप में हाँ, यहाँ का मकान जो है सो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि मनाली का मकान जो है वो पत्थर या लकड़ी से बनेगा। ठीक है। और ये तीसरा देखिए कि राजस्थान। ठीक है। यहाँ पर बारिश बहुत कम और गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ के लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और इसकी छत जो है देखिए यहाँ पे ये कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यह विशेषता है राजस्थान के गांव का। चलिए अब इस पर संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ए है। ठीक है। ABCD 4 राज्य के बारे में दिखाया गया है और सामने आपको जो है सो दिखाया गया है कि वहाँ के घर जो है किस प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला है मनाली। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि यहाँ पे या तो लकड़ी के या पत्थर के मकान जो है बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कि बांस खंभों पर, ही गलत है। तिरछी छतों वाले पत्थरों या लकड़ियों से बने मकान। देखिए यहाँ पे ये जो है सो सही है। तो आपका एक का जो है सो 2 होगा, है ना, पत्थरों या लकड़ियों से बना हुआ। तो 1 का 2 है, इसमें है और इसमें है। ठीक है। इस दोनों में है। चलिए अब भी क्वेश्चन राजस्थान में जो है किस तरह का होता है, मिट्टी के घरे में कटीली छाड़ियाँ। तो 2 का 4 इसमें है। तो देखिए आगे C का 1 हो जाएगा। बांस खंभे ऊंचों पर असम में होता है और लद्दाख में बात करें तो लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत के साथ पत्थरों से बने घर होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। ठीक है। तो इस तरह से जो यदि देखें तो यह विशेषता जो है सो आपको दिख जाएगा। इस तरह के घर कहाँ किस तरह के घर बनते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन चारों इसी में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि देख लीजिए किस तरह से होता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो है वह है कि कश्मीर में जो है इलायची और बादाम डला हुआ कहवा या चाय पिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे कहवा चाय को ही बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, वह डैश में लोकप्रिय है, कश्मीर, कर्नाटक, असम और बंगाल। इसका सही आंसर होगा कश्मीर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए कोई यहाँ पर एक पॉइंट है कि जानवरों के जो है खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उसके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं।
और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट केस में, लगभग केस में यह बात जो है सो सही है। ऐसा कुछ हो जाए एक्सेप्शन तो अलग बात है, लेकिन हमेशा यह सही ही साबित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाय भैंस का कान बाहर की तरफ दिखाई देता है, उसके शरीर पर बाल होता है, तो वह जो है बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, वहीं बात करें चूहा का, वहीं बात करें पक्षी का, इसका कान बाहर नहीं दिखाई देता है, इसीलिए जो है ये सब जो है सो अंडे देती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप है, जो किस कारण होता है? तो उनकी शारीरिक शक्ति एवं संकेत, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण, मौसम में स्थिति के कारण। इसका सही आंसर होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर चलिए हाथी की विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, यदि बात करें तो यह सीटेट के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं कि एक बड़ा हाथी जो है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, हाथी जो है बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत आता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होती है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, यदि बात करें तो 3 महीने के एक छोटे से हाथी का वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है, और हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, और एक झुंड में है 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हथनी उसे झुंड से निकाल देती है, क्योंकि झुंड में जो है सो सिर्फ बच्चे और हथनियाँ ही रह सकती है। ठीक है, यह विशेषता था हाथी की। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बताना है कौन कौन सा सही है। पहला जो है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही, बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहने नहीं, गलत है, 100 किलोग्राम खाता है। ठीक है, और बात करें उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, क्योंकि कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देता है। ठीक है, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी का सब कुछ तय करती है, सही है। इसका जो सही आंसर होगा सिर्फ बी गलत है, जिसमें बी है उसको ऑप्शन को हटा दीजिए, इसमें बी है नहीं होगा, इसमें बी है नहीं होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन में बी है तो नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है वो CDA यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब खेजड़ी के बारे में जान लेते हैं। खेजड़ी एक पौधा है जो राजस्थान के खिजरेली गांव में पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का पेड़ है। इस पेड़ का विशेषता है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, और इनकी पत्तियों वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में जो है बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तो यह इनकी विशेषता थी खेजड़ी के पेड़ के बारे में। RTE 2009 यह क्या है? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात कर लेते हैं मधुमक्खियों के बारे में, कि पहला जो है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों का अंडे देने का होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, ये दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक अलग तरह का नाच भी करती है। ठीक है, और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है तथा छाता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चे को पालना भी। ठीक है, किसका? तो ये जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये न हो तो न छाता बनेगा, न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा, और शहद के बिना सारी मधुमक्खियाँ जो है सो आपको भूखी ही रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए शहद बनाना ज़रूरी है,
और नर मक्खी का छत्ते में जो है कुछ भी खास काम नहीं रहता है, इतना जान लीजिए। ये सारा जो है सो पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर कोई आधारित क्वेश्चन। तो मधुमक्खियाँ की तरह चींटियाँ भी जो है सो मिलजुल कर सभी चींटी का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चिड़िया भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और दीमक और ततैया भी जो है इसी तरह का काम करता है। लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी माह में। तो याद रखिए कि मधुमक्खी जिस तरह से ग्रुप में काम करता है उसी प्रकार चींटियाँ, दीमक और ततैया जो है सो उसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो और एक बात याद रखिए, चलिए देखते हैं ये पॉइंट याद रखिए। गोवा से केरल तक जो है रेल के रास्ते में 92 सुरंग है और 2000 जो है सो पुल है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है। देखिए ये भाषा है और ये जो है सो संबंधित राज्य से जो है सो बोली जाती है। मलयालम जो है केरल में बोला जाता है। कोंकणी का बात करें तो गोवा में मेंदी रूप से बोला जाता है और इसका जो है कुछ प्रभाव महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा और कुछ जो है सो कर्नाटका में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मराठी जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ जो है सो कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की है तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। वे जो है एक बार में अब 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है। ठीक है, भारत के बाहर 29 मेडल जीती है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर। चलिए पहला जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला है कि वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक थी। सही बात है, वे कर्नाटका से थी। तो देखिए वे कहाँ से थी, चलिए आपको दिखाते हैं। एक मिनट पीछे की तरफ आ जाइए। यदि देखें तो वह जो है सो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थी। तो ये तो सही है कि कर्नाटका से जो नहीं है, इस ऑप्शन को गलत कीजिए, ऑप्शन बी गलत है। और ख्याति भारोत्तोलक थी, ये सही है। उनके नाम कई रिकॉर्ड है, वो 130 किलो तक वजन उठा सकते हैं, ये भी सही है। उसने 12 वर्ष की आयु से जो है सही कर दिया। इसका सही आंसर है ACD, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ठीक है, यह बिहार में मधुबनी नामक एक ज़िला है। इसी के नाम पर इस क्षेत्र में बनाया जाता है, इसलिए इसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यह चित्र जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग जो है सो खास तरह से नहीं बनाया जाता है। नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग का आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके चित्र में इंसान रहता है, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ एवं अन्य कई जीव जंतु जो साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, यह मधुबनी पेंटिंग के बारे में है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग के सामने में है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों एवं पेड़ से रंगों आदि का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। यह लोक कला बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर रखा हुआ। ठीक है, यह भी। और यह मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, जबकि गलत है, मधुबनी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो सही आंसर होगा वो ABC होगा, वो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं कर्नाटक में जो है सो प्याज की खेती जो है सो की जाती है, वो कब की जाती है। ठीक है, कर्नाटक में जो है जुलाई के महीने में इस खेती की शुरुआत हो जाती है। खूंटी की मदद से जो है खेत की मिट्टी को सबसे पहले नरम किया जाता है। उसके बाद जो है बैल के द्वारा कुरीके को खींचा जाएगा और किसान जो है सो पीछे पीछे बीज डालता है। ठीक है, उसके बाद बीज बोए जो है सो 20 दिन हो जाते हैं तो प्याज के छोटे पौधे निकल जाते हैं और साथ में खरपतवार भी आ जाता है। तो खरपतवार को निकाला जाता है, इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जो खाद पानी प्याज में डाला जाएगा वो खरपतवार भी जो है खा लेगा। ठीक है,
और अंत में जब पत्ते पीले होने के पीला होकर सूखने लगता है, समझ जाता है कि प्याज जो है बिल्कुल तैयार है। उसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालता है और उखाड़ने के बाद इलिये की मदद से प्याज के पौधे को अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 शब्द है, खूंटी, कुरीगे और इलिगे, क्या होता है वो बताएंगे। और इस तरह से जो है खेती किया जाता है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कुरीगे जो होता है अपने लोग के भाषा में यदि देखें तो इसको हल बोला जाता है, ठीक है, हल। खूंटी एक तरह से देखिएगा तो कुदाल बोलिए, या आप इसको कुदाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इलिगे जो होता है ये हंसिया होता है, जिसको आम भाषा में हंसिया कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए प्याज की फसल को उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, ठीक है। अभी पीछे बताएं तो किस तरह से होता है, इसको जो है सो आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है सो देखिए कि मृदा को खोद कर जो है सो नरम किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो एक होगा, ए जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो सेकंड में बीज बोते हैं, यानी कि सी होगा, ए के बाद सी होगा, ठीक है, ए के बाद सी होगा। उसके बाद यदि बात करें बीज बोने के बाद जो है सो उसमें खरपतवार आ जाता है, तो खरपतवार को जो है सो हटाते हैं, तो डी होगा, ठीक है। अब बचा प्याज को उखाड़ कर निकालना और प्याज के ऊपर सूखी हुई पत्ती काटना। उसके बाद ई में जो है सो प्याज को पहले उखाड़ कर निकालते हैं, ए सी डी ई। उसके बाद प्याज के ऊपर सूखी पत्ती को काटते हैं, उसको रख लेते हैं, तो बी, ए सी डी ई बी, ए सी डी ई बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बात करते हैं कि भिन्न चिड़ियों के पक्षियों के अलग अलग घोंसले होते हैं। पहला है कलचेरी, जिसको इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका घोंसला जो है घास से बना होता है और उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ होता है, ठीक है। कलचेरी का घोंसला जो है इस तरह से होता है, घास से बना होता है। कोयल जो है बहुत मीठा गाती है, और यह जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में जो है सो अंडा देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ जो है कोयल के भी अंडों को सेता है, ठीक है। तो बात करें कौवा के बारे में, तो कौवा जो है सो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, और कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। अगला है फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेंड में जो है अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अगला है गोरैया। गोरैया आमतौर पर जो है सो घर के या आसपास में दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। अगला है कबूतर। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडरों में, ठीक है। अगला है बसंत गौरी, ठीक है। बसंत गौरी जो है जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे को रखते हैं। यह काम जो है बसंत गौरी का है। दर्जिन चिड़िया एक होती है। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा काम करती है। अपनी नुकीलो चोंच से पत्ते को सी रहती है और उनके बीच बनी थैली को अंडा देने के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों के विभिन्न प्रकार। एक है शकरखोरा। शकरखोरा जो है वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेता है, ठीक है। आपको उसके घोंसले में बाल, बारी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल आदि टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं इसमें। एक बीवर पक्षी है। इसमें जो है सो सभी नर बीवर पक्षी जो है सो पहले घोंसला बनाता है, और मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से किसी सबसे अच्छा वाला को चुन लेती है, ठीक है। और यह भी बात याद रखिए कि पक्षी जो है सो केवल अंडा देने के लिए ही घोंसला बनाती है, ठीक है। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि गाय के आगे के दांत जो है सो छोटे होते हैं, वह पत्तों को काटने के लिए होता है, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत जो है चपटे होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें तो बिल्ली के दांत नोकीली होती है, जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आती है। वहीं बात करें सांप के दांत के बारे में, तो यह भी नोकीली होती है, ठीक है। लेकिन सांप जो अपने शिकार को कभी भी चबा कर नहीं खाता, बल्कि वो उसको निगल जाता है, ठीक है। सांप कभी भी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, वो निकल जाता है उसको।
अब चलिए जान लेते हैं बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ की लटकन जिससे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें है। ठीक है, पहला हुआ वे टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है और दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें भी होती है। ये तो अपना जड़ें है भी, और उसका जो लटकन है वो भी एक प्रकार का इसका जड़ ही है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये लटकन भी एक तरह इस पेड़ का जड़ ही है, और इसका अंदर में तो जड़ है ही, वो जो पेड़ का जो जड़ होता है वो तो रहता ही है, ये लटकन भी इसका जड़ ही है। ठीक है, जड़ वाली सब्जियां, ठीक है, जैसे कि गाजर, मूली, सहजन, शकरकंद, शलजम और चुकंदर जैसी वस्तुएं जो है सो शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल या जड़ नहीं है? तो आलू, गाजर, मूली, शलजम। तो आलू जड़ नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4 मीटर या बोल सकते हैं क्लास की दीवार के लगभग होती है, और पत्तियां भी बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी, सोचो। यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए उतना ये अंदर जाता है। ठीक है, उस लंबाई तक ज़मीन की गहरी जाती है जब तक इस पेड़ की जड़ों को पानी न पहुंच जाए। ठीक है ना, यह पानी पेड़ के तने में जो है सो ये जमा रखता है, और उस इलाके के रहने वाले लोग यह बात जानते हैं। जब भी पानी इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर से पाइप डालकर जो है सो पानी निकाल लेता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में यह सारा विशेषता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं बिहू का त्यौहार जो है वो क्या है। ठीक है, बिहू का त्यौहार जो है सो माघ बिहू जो है सो यह 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, पहले दिन को जो है उरका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। यह त्यौहार भारत के असम राज्य में मनाया जाता है चावल की नई फसल कटने पर। ठीक है, तो बिहू जो है सो बिहू त्यौहार जो है सो 3 तरह का होता है। एक होता है रंगोली या बेगाहू बिहू, एक होता है कोंगोली या कटी बिहू, और एक होता है भोगली या माघ बिहू। ठीक है, तीनों में जो है सो रंगोली बिहू सबसे जो है सो महत्वपूर्ण है। अभी जो अपना लोग जाने हैं भोगली या माघ बिहू के बारे में, जो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, असम में। चलिए अब जान लेते हैं कि मिड डे मील क्या होता है। ठीक है, मिड डे मील के बारे में बताते हैं कि हमारे देश में के बहुत बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिल पाता था। इससे कई बच्चे स्कूल बिना कुछ खाए ही जाते थे, और खाली पेट होने के कारण उसका पढ़ाई जो है सो नहीं मन लग पाता था। ठीक है, तो इसके लिए जो है फैसला लिया गया कि प्रारंभिक कक्षा जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक में है, सभी बच्चों को पका हुआ भोजन और गर्म खाना मिलना चाहिए, और ये सभी बच्चों का अधिकार है। तो इस योजना का है जो शुरुआत वो 15 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते नेक्स्ट चीज़ देख। चलिए अब चर्चा करते हैं पोचमपल्ली के बारे में। यह पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, और पोचमपल्ली कस्बे में एक मुख्तारपुर गांव है जहां पर ज़्यादातर परिवार जो है बुनकर है, और पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह से पोचमपल्ली की साड़ियाँ प्रसिद्ध है उसी प्रकार कुल्लू की शाल प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। असम की सिल्क जो है सो असम में प्रसिद्ध है, और कश्मीरी कढ़ाई जो है कश्मीर में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। ठीक है, अबू धाबी में जो है सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, और पेड़ होगा लेकिन ज़्यादातर जो है सो खजूर के पेड़ है। ठीक है, अबू धाबी की मुद्रा की बात करें तो वह दिरहम है, और अबू धाबी की भाषा अरबी है, और यहाँ पर रेत की पहाड़ दिखाया जाता है जिसे रेत के टीले भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। केरल को जो है सो मसालों का बगीचा कहा जाता है। यह बात याद रखें क्योंकि यहाँ पर हर घर के आंगन में आपको बहुत सारे मसाले के पौधे देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसे मसाले का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो है सो फौजी वाहिदा के बारे में है। ठीक है, यह फौजी जो है सो
वाहिदा यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की थाना मंडी गांव की रहने वाली है। वाहिदा जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और इसकी बहन जम्मू पुलिस में जो है सो है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक जब परेड करवाती है तो ये बताती है परेड के बारे में कि परेड में जो है सो 4 टुकड़ियाँ चलती है और ठीक है, और पूरी परेड में कुल 36 निर्देश देने होते हैं। तो यह जो है आपको क्लास 3 और 4 का जो है सो ईवीएस का संपूर्ण जो है सो टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसी से आएगा। अभी क्लास 5 का भी हम आगे डाल दे रहे हैं आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह कक्षा 3 और 4 का था जो मैंने हर वो एक पॉइंट डिस्कशन आपके साथ करवाया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया नया कंटेंट मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटियां आपको दिख रही है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।